Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the pharmacological aspects of oral hypoglycemic agents. ठीक है, तो इसमें first of all we'll discuss the major classes: biguanides, sulfonylureas, DPP-4 inhibitors, SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonist, meglitinides and alpha glucosidase inhibitors. इसमें जो मेजर फ़िलहाल डिस्कस करूँगी मैं, आई विल डिस्कस अबाउट biguanides, sulfonylureas, DPP-4 inhibitors and SGLT2 inhibitors. क्योंकि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गए, मैग्लिटिनाइड्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये जो हैं बेसिकली इतने यूज़ नहीं होते. आई वांट टू डिस्कस द मेजर ड्रग्स जो हमारे पास जो हैं वो यूज़ भी हो रहे हैं ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के तौर पर. तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट बिगोनाइड्स. बिगोनाइड्स की जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज़ मेटफॉर्मिन. अच्छा, जो मेटफॉर्मिन है इसमें अगर मैं इसके मैकेनिज़्म की बात करूँ बहुत कंसाइज़ करके, इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस. हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको इनहिबिट करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ग्लूकोज़ की सिंथेसिस होती है, जब वो इनहिबिट हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ग्लूकोज़ प्रोडक्शन है, ग्लूकोज़ की जो आउटपुट है, हेपेटिक ग्लूकोज़ आउटपुट, वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है? पहला ये काम है. सेकंड पॉइंट इसका जो ये है कि ये क्या करता है कि ये जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की उसको स्लो डाउन कर देता है. डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की स्लो डाउन हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो उसकी जो रीअब्ज़ॉर्प्शन है और अल्टीमेटली एंटरिंग जो है ग्लूकोज़ की इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो भी कम हो जाएगी. इस तरह से जो है ये ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मलाइज़ करेगा. और थर्ड पॉइंट इज़ कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर रहा है. बिगोनाइड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज़ इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको डिक्रीज़ करता है. और इन सब मैकेनिज़म्स के थ्रू अल्टीमेटली ये ग्लूकोज़ लेवल को नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ लेके आता है. और क्लिनिकल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो मेटफॉर्मिन जो है बहुत सेफ़ है. इसके हाइपोग्लाइसीमिक जो है ना इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते, मतलब ये हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करती है इतना. उसके अलावा ये है कि वेट रिडक्शन है, वेट रिड्यूस करती है पेशेंट का. पेशेंट ओबीस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक तरफ से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर रही है बाय रिड्यूसिंग द वेट. ठीक है? और उसके अलावा जो है ये इसका ऑफ लेबल यूज़ पीसीओज़ में भी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर भी ये यूज़ होता है, क्योंकि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ये वेट रिड्यूस कर रहा होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको ओवरकम करता है. साथ ही साथ इसका जो एक एडिशनल बेनिफिट है ये कि ये लिपिड ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है, जो अगर कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, साथ अगर आप मेटफॉर्मिन दे रहे हैं तो उसमें भी ये उसका कोई इफ़ेक्ट होगा. ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफ़ेक्ट्स भी कुछ शो करता है. लिपिड जो लॉरिंग इफ़ेक्ट्स हैं ये वो भी दे रहा होता है टू माइनर एक्सटेंट. और उसके अलावा डोजिंग की अगर हम बात करें तो जो मेटफॉर्मिन है बेसिकली ये ऐसी ड्रग है जो जो मेजर ब्रांड इसका विनो ग्लूकोफिल जो है वो उसमें आती है. उसके अलावा ये डिफरेंट ड्रग्स के साथ एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ हो रही होती है. सीटाग्लिप्टिन के साथ मेटफॉर्मिन जा रही है, विल्डा के साथ मेटफॉर्मिन जा रही है, एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ मेटफॉर्मिन जा रही है. ठीक है? इस तरह मेजर जो ड्रग्स हैं उनके साथ मेटफॉर्मिन जो है वो कॉम्बिनेशन में आ रही होती है. 250 में, 500 में, 500 एक्सटेंडेड रिलीज़ में, 850 में, 1000 में. तो डिफरेंट जो है ना इसके स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं. उसके अलावा 500 मिलीग्राम की जो इसकी सिंगल टैबलेट है जो आती है, जो ग्लूकोफेजविनो के ब्रांड है उसमें 500 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट रहती है. उसके अंदर अब हम लोग अगर बात करें कि सिंपल मेटफॉर्मिन दे रहे हैं आप पेशेंट को, अब मैक्सिमम डोज़िंग कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जो डोज़ है ना वो हम एक्सीड नहीं करते 2500 मिलीग्राम पर डे से. लेकिन हमारा ये होता है कि हम 2000 तक ही रखें, 2000 मिलीग्राम पर डे से ना लेके जाएँ, लेकिन मैक्सिमम भी 2500 मिलीग्राम पर डे से एक्सीड नहीं करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट को आप दे रहे हैं तो मैक्सिमम भी आप 2000 कैसे मैनेज कर सकते हैं? 2 टैबलेट्स जो हैं वो मेटफॉर्मिन की सुबह पेशेंट ले ले और 2 टैबलेट्स जो हैं वो शाम में ले ले. इस तरह से जो है ना वो 2000 मिलीग्राम पर डे तक जो है वो डोज़ रहती है. इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हम और ना करनी चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं जिस तरह डोज़ जो है वो हम इंक्रीज़ करते हैं. और हमें पता है मेटफॉर्मिन से कॉमन जीआईटी डिस्टर्बेंसेस होते हैं. जो एक्सआर की बात करें ना बेसिकली एक्सटेंडेड रिलीज़, ये उन फ़ॉर्मुलेशंस बेसिकली तब प्रेफ़र करते हैं डॉक्टर्स जब ऐसा होता है कि अब एक पेशेंट है उसको जीआईटी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उसको डायरिया हो रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है मेटफॉर्मिन, तो फिर वो उसको एक्सटेंडेड रिलीज़ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज़ में जो ड्रग है वो स्लो स्लो रिलीज़ होती है. उसके जीआईटी डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. इस तरह ये जीआईटी साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करती है जो एक्सटेंडेड रिलीज़ होती है. उसके अलावा डोज़िंग एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो डोज़िंग एडजस्टमेंट में बेसिकली हमें ना रीनली एक्सक्रीट होती है मेजरली जो मेटफॉर्मिन है. तो अगर हम रीनल प्रोफाइल देखें पेशेंट का तो लेस देन 30 ml पर मिनट अगर जीएफआर है,
देन मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर लेस देन 30 ml/min GFR है, लेकिन अगर 30 to 45 ml/min के दरमियान में है मेटफॉर्मिन, तो उस सॉरी GFR 30 to 45 ml/min के दरमियान में, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट ऑलरेडी अगर मेटफॉर्मिन ले रहा है तो वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ RFTs जो हैं वो कराते हैं ना, फॉलोअप लेना है। अगर तो 30 से बिलो जा रहा है देन स्टॉप इट। लेकिन अगर पेशेंट ले ही नहीं रहा मेटफॉर्मिन और उसका 30 to 45 के दरमियान है, देन मेटफॉर्मिन स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी डोजिंग एडजस्टमेंट के हवाले से हो गया। बाकी इंट्रैक्शंस की अगर बात करें तो विद रेडियो कॉन्ट्रास्ट, लाइक आयोडीनेटेड, अगर कॉन्ट्रास्ट के साथ अगर आप CT स्कैन करा रहे हैं तो कुछ भी, तो आप आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो रहा है, तो उसके केस में आपको पहले जो है वो पेशेंट को कहना चाहिए, वो मेटफॉर्मिन ले रहा है तो 2 से 3 दिन पहले उसको छोड़ दे। उसके बाद जब वो कॉन्ट्रास्ट हो जाए, उसके बाद फिर RFTs देखें, उसकी प्रोफाइल देखें, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर ले पेशेंट मेटफॉर्मिन। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें मैं वो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँगी जो मेजर बेसिकली हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिडोसिस है, वो हमें पता है GIT डिस्टर्बेंसेस वगैरह होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब डायरिया, नोज़िया, बिकॉज़ जब स्टमक अपसेट होगा, GIT डिस्टर्बेंसेस होंगे तो फिर इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जो लैक्टिक एसिडोसिस है वो इसका मेजर है, इसकी रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हो भी सकता है मेटफॉर्मिन से जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस। अब लैक्टिक एसिडोसिस के पीछे रीज़न ये होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको इनहिबिट करता है और उसका एक स्टेप होता है, जब वो इनहिबिट हो जाएगा बेसिकली, तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन होते हैं और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। उसके अलावा ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी करती है अगर क्रॉनिकली यूज़ की जाए। मेटफॉर्मिन क्रॉनिकली यूज़ होगा उसका, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी एंड इट कैन अल्टीमेटली कॉज़ विटामिन B12 इंड्यूस्ड एनीमिया एंड विटामिन B12 इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो फिर वो बैक एंड पे वो भी रीज़न हो सकती है, अगर आपके पास पेशेंट अनीमिक आ रहा है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ, तो हो सकता है वो 10 साल से मेटफॉर्मिन ले रहा हो। मतलब एक बात है कि ये साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, तो ये भी रीज़न हम माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट जो है वो क्लास सल्फोनाइल यूरियाज़। सल्फोनाइल यूरियाज़ बेसिकली इंक्लूड ग्लामिपुराइड है, ग्लावेनक्लमाइड है, ग्लिपिज़ाइड है, ग्लिक्लाज़ाइड है। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के अंदर क्लोरप्रोपामाइड है, टॉलब्यूटामाइड है, लेकिन वो यूज़ नहीं होते क्योंकि सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं उनसे। तो बेसिकली अभी जो यूज़ हो रही हैं ड्रग्स वो ये वाली हैं। इसके अंदर से ग्लामिपुराइड को मैंने प्रोटोटाइप के तौर पर लिया और इसको ही मैं डिस्कस करूँगी। बेसिकली मैकेनिज़्म एक्चुअली अप्लाइज़ ऑन ऑल, वो तो सेम ही है। अभी फ़िलहाल अगर मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें सल्फोनाइल यूरियाज़ की, बेसिकली सल्फोनाइल यूरियाज़ आर टर्म्ड एज़ इंसुलिन स्क्रीटागोग्स। बिगुआनाइड्स जो थे जिसके इंक्लूड मेटफॉर्मिन थी, वो बेसिकली इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स थे, बट सल्फोनाइल यूरियाज़ आर इंसुलिन स्क्रीटागोग्स। अब मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें सल्फोनाइल यूरियाज़ की, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि जो सल्फोनाइल यूरियाज़ है, इट में एक्ट्स लाइक ATP। होता ये है कि जब हमारा जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर है, उसके थ्रू ग्लूकोज एंटर होता है बीटा सेल्स के अंदर। पैंक्रिया का जो बीटा सेल्स है, पैंक्रियाज का, उसमें GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज अंदर एंटर होता है। जब ग्लूकोज एंटर होता है तो वो ATP में कन्वर्ट होता है। ATP जाके पोटेशियम चैनल पे बाइंड करता है, पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देता है। क्लोज करके क्या होता है, पोटेशियम चैनल क्लोज हो गया, पोटेशियम एफ्लक्स डिक्रीज कर गया। अंदर पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा हो गया। कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से पोटेशियम का अंदर क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगी। डिपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम चैनल ओपन होगा। कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने से अंदर कैल्शियम का कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो ये इंसुलिन रिलीज करवाएगी। ये नॉर्मल मैकेनिज्म था जो ग्लूकोज जो है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर हो रहा है। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक है, बेसिकली उसका ग्लूकोज तो बीटा सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ग्लूटो ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो एंटर ही नहीं हो रहा अंदर, ग्लूकोज बेसिकली ब्लड के अंदर ज़्यादा है। अब इंसुलिन कैसे रिलीज़ हो, उसके इसमें सल्फोनाइल यूरियाज अगर हम देते हैं तो वो एटीपी के तौर पर एक्ट करता है और लाइक एन एटीपी वो पोटेशियम चैनल के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है, उसको क्लोज कर देता है। उस तरह ही पोटेशियम फ्लक्स जो है वो स्टॉप हो जाता है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, डिपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है। अल्टीमेटली कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है इंट्रासेलुलर एंड देन इंसुलिन रिलीज हो जाती है। इस तरह से जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई टर्म्ड एज इंसुलिन स्क्रीटागोग्स। और क्लिनिकल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सल्फोनाइल यूरियाज के बेसिकली जो क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इसका HbA1c कंट्रोल अच्छा है, इसके HbA1c लोअरिंग कैपेसिटी अच्छी है, ये ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट्स अच्छे देता है। ये जो अगर आपका नहीं कंट्रोल हो रहा है मेटफॉर्मिन से और ग्लूकोज लेवल, तो फिर आप जो है सल्फोनाइल यूरियाज बेसिकली वो अच्छे ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट्स देते हैं।
उसके अलावा जो इसकी अगर हम लोग बात करें, एक ड्यूरेशन है। स्टार्टिंग में अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आप स्टार्टिंग के 5 इयर्स, मैक्सिमम भी 5 टू 7 इयर्स के अंदर आप इसे दे रहे हैं तो इफ़ेक्ट आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बीटा सेल की इतनी एग्ज़ॉशन हो जाती है कि एंड पे वो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह हो जाती है। वो बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है और इनका काम है इंसुलिन को रिलीज़ करवाना। लेकिन जब बीटा सेल ही एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, तो वो इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं करवा सकते। तो फिर इस तरह से जब एक टाइम ड्यूरेशन गुज़र जाता है, तो फिर 5 टू 10 इयर्स के दरमियान अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो वो फिर अवॉइड करने चाहिए सल्फोनाइलयूरियाज़, क्योंकि वो बेनिफिशियल जो है वो प्रूव नहीं होंगे। उसके अलावा अगर डोज़ेज की बात करें, बेसिकली मैंने ग्लाइमेप्राइड की डोज़ेज मेंशन की है, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम भी है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोज़ेज है वो यू कांट एक्सीड 8 मिलीग्राम। 8 मिलीग्राम पर डे से आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। उसके अलावा डोज़िंग एडजस्टमेंट की बात करें तो उस तरह ही रिनल प्रोफ़ाइल और हेपेटिक प्रोफ़ाइल देखते हैं पेशेंट की। माइल्ड टू मॉडरेट है तो उस केस में आप 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम जो है वो पर डे दे सकते हैं ग्लाइमेपिराइड। लेकिन जब अगर सीवियर है तो उस केस में आपको फर्दर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। डोज़िंग एडजस्टमेंट जो है उस हिसाब से करनी चाहिए और बाकी मेडिसिन को भी देख लेना चाहिए कि क्या-क्या पेशेंट ले रहा है। उसके अलावा अगर हम क्लिनिकल बेनिफिट की, अगर मैंने इसमें ये बात की थी, एक और पॉइंट है इसका ये कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। जस्ट ओडी इसकी डोज़ है कि आप दिन में सिर्फ 1 दफ़ा दे सकते हैं इसको, मतलब अगर आप सुबह देते हैं तो ये थ्रू आउट द डे जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करती है और इस तरह पेशेंट कंप्लायंस भी अच्छी रहती है और जो है ना वो इसकी डोज़िंग जो है वो ओडी है। उसके अलावा इंटरैक्शंस की बात करें तो एथेनॉल के साथ इसकी इंटरैक्शन है। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, अल्कोहल यूज़ करता है और साथ सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सल्फोनाइल यूरियाज़ के जो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया ही है, कि वो हाइपोग्लाइसीमिया का है कि वो चांसेस है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया कर दे। तो उसमें ये है कि आपको एक तो डोज़ का और पेशेंट की बाकी मेडिसिन का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि साथ मेडिसिन कौन-सी ले रहा है। इंसुलिन के साथ हम सल्फोनाइल यूरियाज़ बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। पेशेंट अगर ऑलरेडी इंसुलिन भी लगा रहे हैं, सल्फोनाइल यूरियाज़ भी आप उसे दे देते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? उसके अलावा काउंटर इंडिकेशंस की बात करें तो इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, you should avoid sulfonylureas and they are like contraindicated because के जो सल्फोनाइल हैं बेसिकली वो तो इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं और जिस पेशेंट के बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसकी डायबिटीज़ टाइप 1 है और या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो उस केस में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको सिर्फ इसमें इंसुलिन देनी होती है पेशेंट को। तो ये जो सारी प्रोफाइल थी सल्फोनाइल यूरियाज़ की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो डीपीपी-4 इनहिबिटर्स, डाइपेप्टाइड डाइल पेप्टाइडेज़ 4 इनहिबिटर्स, तो ये जो डाइपेप्टाइड डाइल पेप्टाइडेज़ एंजाइम है ना, इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं ये। बेसिकली क्या मैकेनिज़्म है इनका? अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो एंजाइम होता है ना, डाइपेप्टाइड डाइल पेप्टाइडेज़ एंजाइम, ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होते हैं ना, जो बेसिकली ग्लूकोज़ डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, उन्हें हम इनक्रेटिन्स भी कहते हैं। ये उसको क्लीव करते हैं, ये एंजाइम उसको क्लीव करके ना, फिर क्या होता है उनकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इसीलिए शॉर्ट होती है क्योंकि ये उसको क्लीव कर देते हैं और जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज है वो थोड़ी देर तक ही ये कराते हैं। अब ये जब एंजाइम इनहिबिट हो गया, डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स ने उस एंजाइम जो डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइडेज था उसको इनहिबिट कर दिया। जब वो एंजाइम इनहिबिट हो गया तो जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड था जिसकी वो क्लेवेज कर रहा था, वो क्लेवेज अब नहीं होगी। अब वो जो अपना इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक परफ़ॉर्म कर सकता है, जो कि क्या था, ग्लूकोज़ डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़। इस तरह से जो डाइपेप्टाइड डाइलपेप्टाइडेज़ 4 इनहिबिटर्स हैं वो ग्लूकोज़ डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं और अपना इफ़ेक्ट जो है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक शो करते हैं। क्लिनिकल बेनिफिट्स की बात करें तो वेट न्यूट्रल है, ठीक है? और जो है ना ये बेसिकली अगर पेशेंट को हार्ट पेशेंट लाइक हाइपरटेंसिव भी है, तो आप साथ दे सकते हैं बिकॉज़ ये सेफ़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और कॉस्ट भी इसकी नॉर्मल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और जो है ना कंट्रोल भी HbA1c इनका अच्छा है, सल्फोनाइल यूरिया से कम है लेकिन ओवरऑल जब आप कॉम्बिनेशन में जाते हैं मेटफॉर्मिन के साथ, तो ये जो है ना अच्छा कंट्रोल देते हैं ग्लूकोज़ का। उसके अलावा डोज़िंग की अगर बात करें तो जो सीटाग्लिप्टिन है 50 मिलीग्राम मोडी भी जाती है, 50 मिलीग्राम बीडी भी जाती है, विल्टाग्लिप्टिन भी ऐसे ही है और यू कांट एक्सीड 100 मिलीग्राम पर डे, इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। सीटा और विल्टा की बात करें, सेक्सा तो आई थिंक सो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है।
उसके अलावा जो डोजिंग एडजस्टमेंट है वो भी एडवांस्ड रिनल फेलियर और एडवांस्ड लीवर फेलियर के केस में आपको डोजिंग एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है। पेशेंट की सारी प्रोफाइल देख के उसके अकॉर्डिंग जो है उसको देखना होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके इस तरह नहीं है। लाइक जो मोस्ट कॉमन भी हैं वो नेज़ोफेरेंजाइटिस हैं, उसके अलावा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या पैंक्रियाटाइटिस है। ये साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये उस तरह जो इसकी अगर प्रोफाइल देखें तो सबसे मेजर ये आ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट, लेकिन ये फिर भी बहुत लीस्ट कॉमन है। लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके साथ प्रेज़ेंट हो तो आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि कहीं ये लॉन्ग टर्म ये थेरेपी तो नहीं यूज़ कर रहा, शायद उसकी वजह से इसको ये इफ़ेक्ट आ रहा हो। और इसके अलावा एक पॉइंट मेरा स्किप हो गया यहाँ पे, जो सल्फोनेल यूरियाज़ का था कि इनका ना एक जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने हाइपोग्लाइसीमिया की बात की थी ना इसमें, उसमें ये होता है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना तो पेशेंट को फिर भूख लगती है। जब वो भूख लगती है वो खाता है और उससे वेट गेन हो रहा होता है। तो इसलिए जो ओबीस पेशेंट है उसके अंदर हम प्रेफ़र नहीं करते कि सल्फोनेल यूरियाज़ दें, क्योंकि ये वेट गेन करवाते हैं। और जो लीन पेशेंट्स हैं तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आप दे दें, क्योंकि अगर वेट गेन भी हो गया इट्स नॉट अ बिग इश्यू। और जो है ना सल्फोनेल यूरियाज़, लेकिन इनका जो है ये एक ये है कि ये वेट गेन कराते हैं। तो इसलिए हम लोग हॉबीज़ के अंदर ये प्रेफ़र नहीं करते। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो क्लास है, दैट इज़ एसजीएलटी2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज को-ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। ठीक है? एज़ द नेम इंडिकेट, सोडियम ग्लूकोज को-ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। ये सोडियम ग्लूकोज को-ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, ठीक है? जो कि बेसिकली कहाँ होता है? किडनी की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है ये ट्रांसपोर्टर। और इसका नाम बता रहा है क्या करता है। ये सोडियम और ग्लूकोज जो है वो दोनों का ट्रांसपोर्टर है। तो ये दोनों की रीअब्ज़ॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। सोडियम और ग्लूकोज़ की रीअब्ज़ॉर्प्शन जब होगी तो अल्टीमेटली वो ब्लड में जाएँगे। अब जब ये इनहिबिटर्स जो एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स हैं, जब ये इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देंगे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सोडियम और ग्लूकोज़ की रीअब्ज़ॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगी और मैक्सिमम रीअब्ज़ॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है किडनी के। जब 60 टू 70% तक रीअब्ज़ॉर्प्शन जब इनहिबिट हो जाती है, फिर उसमें क्या है कि वो अब सोडियम और ग्लूकोज़ रीअब्ज़ॉर्ब होके ब्लड की तरफ नहीं जा रहा, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है। सोडियम भी और ग्लूकोज़ भी, एंड बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज़ आर ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस। जब वो अपने निकलेंगे यूरिन के थ्रू तो वो अपने साथ पानी भी लेकर जाएँगे, ठीक है? तो अब उससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ कर जाएगी। अब जो ग्लूकोज़ ने रीअब्ज़ॉर्ब होके बैक ब्लड में जाना था, अब वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। इन केस ऑफ जो पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं, उनका ये है कि उनका ये बेनिफिट है कि वही यूरिन के थ्रू निकल रहे हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज करने के साथ-साथ इनका एक एडिशनल बेनिफिट है दैट वी कैन से इट्स एक्स्ट्रा ग्लाइसेमिक, और मतलब अदर देन जो ग्लाइसेमिक इफेक्ट वो दे रहा है वो क्या है कि वो ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल दे रहा है। ब्लड प्रेशर जो है वो लोअरिंग इफेक्ट दे रहा है उसको, ठीक है? क्योंकि ये जब सोडियम बाहर निकलेगा यूरिन के थ्रू तो वो पानी लेकर जाएगा अपने साथ, यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, लाइक डायूरेटिक एक इफेक्ट दे रहा है वो, और ब्लड प्रेशर जो है लोअरिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? और इसका ये जो है वो क्लिनिकल बेनिफिट भी है कि जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं और साथ उनको जो है वो शुगर है, तो उसके केस में एक एडिशनल डायूरेटिक इफेक्ट भी दे रहा है ये, और ग्लूकोज जो है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? उसके अलावा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर जो एम्पाग्लिफ्लोजिन है उसकी 10 मिलीग्राम की डोज रिकमेंडेड है कि आप दे सकते हैं, इवन कि उसको डायबिटीज़ भी अगर नहीं है, लेकिन पेशेंट वो हार्ट फेलियर का 10 मिलीग्राम के एम्पाग्लिफ्लोजिन की डोज उसको दे सकते हैं कि उसकी मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी के अंदर फ़र्क आएगा। उसकी जो है ना फंक्शन क्यों प्रूव, क्योंकि हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनको चांसेस होते हैं एडीमा के, उनको एडीमा होने के चांसेस होते हैं। जब आपने उन्हें दिया, उनका जो है ना यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ किया, उनके एडीमा के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? एक ये इसका इफ़ेक्ट है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? उसके अलावा डोज़िंग की अगर हम बात करें तो 5 मिलीग्राम, ये मैंने डोज़िंग लिखी है एम्पाग्लिफ्लोजिन की, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम एंड 25 मिलीग्राम, ठीक है? ये डोज़िंग है। आप एक्सीड नहीं कर सकते एम्पाग्लिफ्लोजिन की डोज़ 25 मिलीग्राम पर डे से। इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। और 12.5 मिलीग्राम जो है ना वो आप दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं, वो भी 25 मिलीग्राम बन जाता है, ठीक है? अगर आपने मैक्सिमम में जाना है तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। 25 मिलीग्राम मोडी भी जा सकती है, 12.5 मिलीग्राम जो है वो बीडी भी जा सकती है। और जो डापाग्लिफ्लोजिन है वो आई थिंक सो 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में अवेलेबल है। और कैना आई थिंक सो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, एम्पा और डापा। और जो मैक्सिमम डोज़ है मैंने बता दिया आपको, 25 मिलीग्राम पर डे से आप एक्सीड नहीं करते इन केस ऑफ एम्पाग्लिफ्लोजिन, और डापा की आई थिंक सो 5 और 10 है, उनमें अवेलेबल है। डापा की आप कन्फर्म कर लीजिएगा फिर भी एक दफ़ा। उसके अलावा डोजिंग एडजस्टमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट गाइडलाइंस नो डोजिंग एडजस्टमेंट रिक्वायर।
इवन के पेशेंट का जीएफआर लेस देन 30 ml पर मिनट भी है, देन भी आप दे सकते हैं एम्पाग्लिफ्लोजिन। डोजिंग एडजस्टमेंट रिक्वायर इसमें नहीं है, क्योंकि इसके कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी हैं और साथ ही इसके रिनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी हैं। और ये वेट रिडक्शन जो है उसमें भी इन्वॉल्व है कि जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, जो वॉल्यूम है वो कम होता है, तो उससे क्या होता है कि वेट के अंदर भी रिडक्शन आती है पेशेंट में, ठीक है। और उसके अलावा डोजिंग एडजस्टमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो है ना इसके ये हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ग्लिफलोजिन्स, जिसे हम एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स कह रहे हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज़ है जब वो निकल रहा है यूरिन के थ्रू, आपको पता है ग्लूकोज़ एक ऐसा वो है जो माइक्रोब्स को भी अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से चांसेस ज़्यादा है उस पेशेंट के एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स कि वो यूटीआई जो है एक्वायर कर लें। उसके अलावा एक और पॉइंट कि एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। मतलब जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर जाए और फिर उससे क्या होता है कि इतनी सप्लाई नहीं मिल रही है आपकी किडनी को, तो एक्यूट किडनी इंजरी के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जब डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम डिप्लीट कर रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ कर रही है, तो ये भी है। और जो है ना यही जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक और जो पॉइंट था वो ये था कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट आता है, उसने यूरिन एनालिसिस करा, आप उसका यूरिन एनालिसिस चेक कर रहे हैं और उसमें जब आप देखते हैं कि ग्लूकोज़ लेवल तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपके माइंड में ये चीज़ आती है इस पेशेंट के तो डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड है, इसका तो ग्लूकोज़ लेवल यूरिन में बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहा है। तो उसमें आप ये ज़रूर क्लियर कर लें, एक दफ़ा पेशेंट से पूछ लें कि वो बेसिकली अगर डायबिटिक है तो वो मेडिसिन ले कौन-सी रहा है। अगर वो एसजीएलटी2 इनहिबिटर ले रहा है तो बेसिकली इट्स नॉट एन इंडिकेटर कि जिससे आप आइडिया लगा सकें कि उसकी जो है ना वो डी रेंज है उसके जो है ना शुगर लेवल, बिकॉज़ उसका तो काम ही है, उसका मैकेनिज़्म ही है, क्योंकि उसने ग्लूकोज़ को तो यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है। तो इसलिए एचबीए1सी जो है बेस्ट है कि आप उसके थ्रू ही जो है वो पता लगाएँ कि पेशेंट जो है उसका कितना कंट्रोल है। बाकी आई थिंक सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, चीज़ें कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई भी चीज़ हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे देन काइंडली प्लीज़ शेयर द लेक्चर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।